नमस्कार। आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और आज एक बार फिर से ऑनलाइन कन्वर्सेशन में हम जुड़ चुके हैं जाने माने पत्रकार अमिताभ भूषण जी से। अमिताभ भूषण जी, आपका हमारे ऑनलाइन कन्वर्सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज आपसे विशेष रूप से हम जुड़े हैं एक बहुत ही गंभीर मसले पर बात करने, क्योंकि अब पूरे देश भर में इस खबर की चर्चा हो गई है जो कल बिहार के आरा में जिस तरह की घटना घटी, जो लाइव इनकाउंटर फेसबुक पर पूरी दुनिया ने देखा, उसके बाद तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं। और किस तरह से पहले वहाँ की जो पुलिस है उसने एक पीडीएफ के माध्यम से प्रेस रिलीज जारी किया और उसके बाद उसमें जिस तरह की कहानी थी, जब फेसबुक लाइव की बात चली तो उस पीडीएफ को हटा लिया गया। क्या कहेंगे इसको? देखिए, एक बात तो बहुत साफ है कि जिस तरीके से जो पुलिसकर्मी इस पूरे कथित एनकाउंटर में शामिल थे, उनका जिस तरीके से उनको हटाया गया है, तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया गया है, तो जी। वो डीआईजी स्तर की जांच के बाद हुई। इसका मतलब ये है कि डीआईजी शाहाबाद, जिन्होंने इस मामले की जांच की प्रारंभिक, उन्होंने कुछ न कुछ संलिप्तता उसमें पाई होगी। इस घटना में पुलिसकर्मियों की लापरवाही या जानबूझकर की गई हरकत उनके सामने आई होगी, उनके संज्ञान में आई होगी, तभी इन सबको उनके काम से तत्काल प्रभाव से मुक्त किया गया। ठीक है। एक बात तो बहुत साफ है। दूसरी जो परिस्थिति है जिसका जिक्र आपने किया कि फेसबुक लाइव में देश और दुनिया में तमाम वीडियो देखा है, जी। इसमें मृतक भरत तिवारी हथियार फेंकते हुए दिख रहा है। वो आत्मसमर्पण बोलते हुए हथियार फेंकता है, वो दिखाई दे रहा है। जी। तीसरा एक पक्ष है कि राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद जिस दिन ये कथित एनकाउंटर हुआ, उसी दिन उनका बयान था कि ये मानसिक रूप से अस्वस्थ है और इसको पुलिस मानसिक तौर पर इस मानसिक अस्पताल में इसको भर्ती कराया जाएगा और इसका उपचार कराया जाएगा। एक तरफ सूबे के मुखिया, उनकी ये जानकारी है कि वो व्यक्ति मानसिक तौर पर बीमार है और उसको चिकित्सा की आवश्यकता है, वो उस तरीके की बात कह रहे हैं और ठीक उसी दिन उसका इनकाउंटर होता है। तो ये इनकाउंटर जो है ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इस इनकाउंटर पर सवाल खड़े हो रहे हैं जो कि बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि प्रथम दृष्टया जो वीडियो साक्ष्य है उसको देखने के बाद ये जाहिर होता है कि ये इनकाउंटर नहीं है, जो परिजन उनके कह रहे हैं कि एक सुनियोजित हत्या है। तो सुनियोजित हत्या की बात जो परिजनों की तरफ से बार बार कहा जा रहा है, ये जो इनकाउंटर जिसको कहा जा रहा है, घटना उसी तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि लाइव वीडियो में जब उसने हथियार फेंक दिया तो ऐसी कौन सी परिस्थिति थी कि आत्मसमर्पण के बाद पुलिस वालों ने गिरफ्तारी नहीं की। अगर खतरा था तो हथियार फेंक कर कोई आत्मसमर्पण कर रहा हो, वो भी एक जी। ऐसा व्यक्ति जिसका आपराधिक इतिहास अभी तक सामने नहीं आया। तो इस परिस्थिति में वैसी कौन सी परिस्थिति थी कि पुलिस कर्मियों ने उनको उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की। ठीक है। दूसरी बात है कि अगर वो मानसिक रूप से बीमार था, ये जांच में ये विषय सामने आएगा, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री ने राज्य के ये कहा है कि मानसिक तौर पर बीमार है, तो अगर वो मानसिक तौर पर बीमार था तो फिर उसकी हत्या, जिसको इनकाउंटर का जामा पहनाया जा रहा है, और अगर इनकाउंटर मान लीजिए एक सेकंड के लिए मान भी लगते हैं इनकाउंटर किया गया, तो ऐसी कौन सी विपदा आपदा आ गई थी कि पैर के निचले हिस्से में आपने गोली मारी और जी। स्थानीय सदर अस्पताल को छोड़कर का आप पटना के लिए रवाना हो जाते हैं? ऐसा क्यों हुआ? तो चिकित्सीय उनको व्यवस्था कहना है को कि रेफर किया गया पटना, रेफर किया गया लोकल अस्पताल से। रेफर किया गया, तो फिर क्या वो समुचित व्यवस्था थी ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की, जिस गाड़ी से भेजा गया उसकी वो सारी व्यवस्था उस गाड़ी में थी? वो भी जांच में निकल कर सामने आएगा। अब जो मूल विषय है उस पर आइए निशा जी। जी। इस राज्य में सूबे के जो पहले तक मुखिया रहे नीतीश कुमार, जो हाल में राज्यसभा कूच कर गए, उन्होंने ये कहा दिल्ली से भी बिहार पर नजर रखूंगा। लालू यादव के शासनकाल के बाद नीतीश कुमार ने सुशासन और सरकार का इकबाल लोगों के मन में बसाने का एक प्रयास किया और बहुत हद तक वो बसा भी था। ठीक लेकिन है। वही नीतीश कुमार जो ये कहते हैं कि मैं दिल्ली से बिहार देख रहा हूं और कंट्रोल करूंगा, बार बार दोहराते हैं, वो नीतीश कुमार खुद जयप्रकाश आंदोलन की उपज है। जी। लालू यादव जयप्रकाश आंदोलन की उपज है। अभी भी रविशंकर प्रसाद जैसे लोग जेपी आंदोलन की उपज है। जी। बिहार में बहुतेरे लोग, ठीक है कि वो पीढ़ी धीरे धीरे, कुछ लोग दिल्ली चले गए, कुछ लोग अब कैबिनेट से बाहर हैं, लेकिन अभी उनकी प्रभावी भूमिका है।
जिस राज्य के मुखिया जेपी आंदोलन मतलब छात्र आंदोलन से निकल के आए, उस राज्य में एक स्नातक का छात्र अगर मान लीजिए वो मानसिक तौर पर बीमार है या बीमार नहीं भी है जी, अगर वो हथियार उठा लेता है तो क्या उसका समाधान इनकाउंटर था? और जो और तस्वीर सामने यहाँ दिखाई दे एक बार आपको टोकना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि एक वीडियो और वायरल हो रहा है एक दिन पहले का, यानी कि कल बृहस्पतिवार था, बुधवार का, जो उसके घर का है। वहां पर भी पुलिस है और कहीं ना कहीं ये सवाल तो उठ रहा है, उस वक्त भी उसके हाथ में बंदूक है। हथियार ले रहा है, पुलिस वालों को गाली दे रहा है, निश्चित तौर पर ये नहीं करना चाहिए था, ये जी, कोई भी करेगा। लेकिन पुलिस को गाली देना या पुलिस वालों को धमकी देना, पिस्टल हथियार लहरा देना, तो इस मामले में इनकाउंटर ही अंतिम विकल्प था या इनकाउंटर ही पहला विकल्प था। जी, सवाल तो ये है, अगर बाकी के विकल्प शेष थे तो पुलिस ने उन विकल्पों का उपयोग क्यों नहीं किया? आप देखिए निशा जी, अगर मान लीजिए कि वो मानसिक तौर पर स्वस्थ था और विद्रोही स्वभाव की वजह से उसने ऐसा किया, जी, तो ऐसी स्थिति में बिहार जो है वो नक्सल प्रभावित राज्य रहा है। इस राज्य के भीतर नक्सलियों का आत्मसमर्पण हुआ है, बिल्कुल, सरकारें उसके लिए मुख्य धारा में नक्सली वापस आए। इस राज्य में पश्चिम चंपारण के इलाके में आप देखेंगे तो कई सारे डकैतों ने, कई सारे दस्युओं ने, उन्होंने वापसी की, उन्होंने हथियार छोड़ा, आत्मसमर्पण किया। उनके पुनर्वास के लिए कल्याण की योजनाएं चलाई गई सरकार की तरफ से। देश में आतंकवादी जो जघन्य अपराध में शामिल रहे हैं, हिंसा की घटना में, उनको लेकर भी बार बार कहा गया कि मुख्य धारा से उनको जोड़ना है, भटके हुए लोग। तो क्या उन सबसे ज्यादा खतरनाक ये भरत तिवारी थे? क्या उन सबसे कई गुना ज्यादा इनसे समाज को खतरा था, पुलिस को खतरा था? और सबसे बड़ी बात है कि भाई पुलिस वाले इनकाउंटर करने गए, उससे पहले जो कानून सम्मत विकल्प उनके पास थे, जो संविधान सम्मत विकल्प उनके पास थे, उसका उपयोग क्यों नहीं किया गया? इसका जवाब तो बिहार पुलिस को देना पड़ेगा। और अभी ठीक है, डीआईजी ने अपने स्तर से जांच की और निलंबन किया है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन इतने वर्ष बात नहीं बनेगी इस मामले में। मुझे लगता है क्योंकि ये सीधे सीधे कानून व्यवस्था पर, राज्य के शासन व्यवस्था पर, राज्य में मानवाधिकार की स्थिति, उन सब पर सवालिया निशान है। और जिस तरीके से वहां आप देखिए उस पूरे इलाके में लोगों की भीड़ है, जमावड़ा है, और एक कम उम्र के युवक की हत्या हुई है जिसके बारे में अभी तक ये बात सामने नहीं आई है कि उसका आपराधिक रिकॉर्ड है या इससे पहले कब क्या किया। जिस तरीके से और आत्मसमर्पण का वीडियो उपलब्ध है, लाइव वीडियो है, रिकॉर्डेड वीडियो नहीं। हथियार फेंके जाने के बाद पुलिस वालों ने क्यों नहीं गिरफ्तारी की? किम सूरत में इनकाउंटर किया गया? इनकाउंटर के बाद उसके जीवन को बचाने के लिए जो संभव समुचित प्रयास होना चाहिए था, उसमें किस हद तक लापरवाही बरती गई या नहीं बरती गई, इन सारे पक्षों पर अभी जांच होना शेष है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसी परिस्थिति में राज्य के उच्च न्यायालय को इसमें दस्तक देना चाहिए और स्वतः संज्ञान लेते हुए फास्ट ट्रैक बनाना चाहिए। केवल निलंबन से बात नहीं बनेगी, क्योंकि प्रथम दृष्टया ये मामला इनकाउंटर से ज्यादा हत्या का मामला दिख रहा है। और क्यों, मैं आपको टोकना चाहूंगी, आपने कहा, और ये सिर्फ आप नहीं कह रहे हैं, जितने भी लोगों के अंदर आक्रोश है, या फिर उस लाइव वीडियो को ही अगर हम उसके कमेंट्स को खंगालते हैं तो ये कहा जा रहा है कि शायद उसके पास ऐसा कुछ रिकॉर्ड था, किसी का के बारे में कुछ ऐसा था, क्योंकि जैसा कि हमने सुना है कि जो जवनिया गांव है वहां पे बाढ़ पीड़ित जो ग्रामीण उनके विस्थापन को लेकर के कई दिनों से ये आंदोलन कर रहे थे, और उसी के सिलसिले में किसी गड़बड़ी को लेकर के या फिर उसके पास कोई फोन रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग होने की संभावना बताई जा रही है। निश्चित तौर पर ये सारे विषय निशा जी जांच में निकल के सामने आए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मामले में ये बाकी मामलों की तरह नहीं है। ये ऐसा गंभीर मामला बन के उभरा है जिसमें राज्य के शासन व्यवस्था पर, बिहार पुलिस पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हुआ है कि राज्य के आम नागरिक के ऊपर आप इस तरीके से दमनकारी कर रहे हैं कार्य, और आप कह रहे हैं कि इनकाउंटर है। तो जब राज्य के लोगों के मन में अविश्वास है तो ये पुलिस की जवाबदेही तो है ही, साथ ही साथ राज्य शासन की भी और उच्च न्यायालय की भी जवाबदेही है कि ऐसे मामलों में वो दखल दे। और जिन पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया है उन पुलिस कर्मियों के ऊपर परिजनों का यह आरोप है कि यह सुनियोजित हत्या है। वहां के स्थानीय लोग भी इस बात को कह रहे हैं।
ये सुनियोजित हत्या है या नहीं है इसकी जांच होगी, लेकिन इस मामले में फास्ट ट्रैक होना चाहिए। इस अच्छा, मामले में की जो बयान है मुख्य, जिसकी चर्चा आपने शुरुआत में की, उसका कोई कोरिलेशन आप देखते हैं इस घटना के साथ में? निश्चित तौर पर देखिए, मतलब उस बयान को, मैं तो उससे पहले के बयान को भी कोट कर रहा हूँ बार बार, कि राज्य के मुख्यमंत्री क्या हवा में ये बात कह रहे थे कि वो मनोरोगी है, वो आंशिक रोगी है और उसका उपचार कराएंगे? अगर राज्य के मुखिया को ये पता था, राज्य के मुख्यमंत्री को ये जानकारी कहीं से मिली थी, तो हम तो ये भरोसा करेंगे कि निश्चित तौर पर वो वेरीफाइड सूचना होगी, वो सत्यापित की गई बात उन तक पहुंचाई गई होगी। तो क्या राज्य के पुलिस के आला कमान, मुखिया, डीजीपी तक ये सूचना नहीं पहुंची थी? और ऐसे में आप खुद ही दोनों बयानों को जोड़ के देख लीजिए, राज्य के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, डीजीपी क्या कह रहे हैं। लेकिन इस सब में मेरा ये मानना है कि इस मामले में जैसे राज्य के किसी भी व्यक्ति के ऊपर जब कोई हत्या का प्रयास का या हत्या का आरोप लगता है, तो पुलिस क्या करती है? प्राथमिकी दर्ज करती है, और प्राथमिकी दर्ज करने के बाद उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। फिर वो बेल का प्रोसेस होता है, कोर्ट में जाते हैं, बहस सिरा होती है, फिर कोर्ट जैसा निश्चय करती है उसके हिसाब से फिर वो या तो जेल से बाहर आते हैं या सजा होती है, कन्विक्शन होता है। तो इस मामले में राज्य के पुलिस कर्मियों के ऊपर गंभीर आरोप, परिजनों का आरोप है, स्थानीय लोगों का आरोप है, और प्रथम दृष्टया साक्ष्य के तौर पर वीडियो फुटेज उपलब्ध। इन सबको आधार मान के जो भी पुलिसकर्मी इसमें संलिप्त थे, उनके ऊपर हत्या का नामजद मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, फिर उसकी जांच होनी चाहिए। हो सकता है इरादतन हत्या नहीं रही हो, केवल उनसे चूक हुई होगी, ये भी संभव। लेकिन पुलिस का इकबाल बना रहे, राज्य में सरकार का इकबाल बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि जैसे आम नागरिक के ऊपर जो कानून सम्मत कार्रवाई होती है, जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, वही प्रक्रिया इस मामले में शामिल पुलिसकर्मी हो या अन्य अधिकारी हो जिन्होंने निर्देश दिया है या जिनके कहने पर ये हुआ होगा, उन सभी लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इस मामले में फास्ट ट्रैक होना चाहिए, और फास्ट ट्रैक करने के बाद फैसला सुनाया जाना चाहिए समयबद्ध तरीके से, ताकि राज्य के लोगों का, पीड़ित परिवार के परिजनों का और पुलिस कर्मियों का, उनके परिजनों का भी, सबका विश्वास राज्य की कानून व्यवस्था में, राज्य के शासन व्यवस्था में बना रहे। इसके लिए जरूरी है कि इस मामले में नामजद एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और फास्ट ट्रैक मामले की सुनवाई होनी चाहिए, और निश्चित समय सीमा में इस मामले में दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। ठीक है। एक आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। जब से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने और होम मिनिस्ट्री भी उन्होंने अपने हाथ में ही रखा हुआ है, तब से योगी मॉडल की बहुत ज्यादा चर्चा चल रही थी। आपको लगता है कि योगी मॉडल को बहुत जल्दबाजी से कॉपी करने के चक्कर में इस तरह की घटनाएं हुई? देखिए, मेरे से अगर व्यक्तिगत तौर पर आप पूछेंगे तो कई बार इस पर देश के सर्वोच्च न्यायालय तक ने कहा है कि जो बुलडोजर मॉडल या योगी मॉडल है, न्याय व्यवस्था इस तरीके के किसी मॉडल से स्थापित नहीं होता है। यहाँ सबकी भूमिका तय है, आपकी और हमारी भूमिका भी तय है। आप अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही हूँ, मैं अपनी भूमिका का। ठीक उसी प्रकार से कानून का पालन करना ये लोगों का, नागरिक का कर्तव्य है, उनकी जवाबदेही है। वो पालन ठीक तरीके से हो, राज्य में कानून व्यवस्था का संकट नहीं हो, ये सुनिश्चित करना पुलिस का काम है। लेकिन अगर कोई संकट खड़ा होता है, कोई व्यक्ति समाज के लिए, कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन रहा है, तो उसके ऊपर न्याय संगत कार्रवाई या निर्णय देने का अधिकार वो कोर्ट का है। तो जब कोर्ट को पुलिस में मर्ज कर देंगी, न्यायालय के अधिकार का अगर पुलिस अतिक्रमण करेगी, समाज के अधिकार का पुलिस अतिक्रमण करेगी, तो अविश्वास होगा, और फिर इसी व्यवस्था को आप जंगल राज कहेंगे। इसी तरीके की व्यवस्था 90 के दशक में बिहार में थी, जब जंगल राज का नाम दिया गया था। तो दोबारा से बिहार उस परिस्थिति में नहीं पहुंचे। नकल करिए, नकल करने में राज्य की कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, आम बिहारी चाहते हैं, आम लोग चाहते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था की बेहतरी के नाम पर आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। पुलिस को इनकाउंटर जो पुलिस में एक है व्यवस्था, वो क्यों बनी है? क्योंकि पुलिस को कठिन परिस्थिति में काम करना पड़ता है, सामने दुर्दांत अपराधी है, वो आपके ऊपर जानलेवा हमले कर रहा है, तो आत्मरक्षा में आप काउंटर करते हैं। लेकिन अभी क्या उस रूप में इनकाउंटर हुआ है,
इस इनकाउंटर पर सवालिया निशान क्यों है? सामने दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति है जिसके बारे में राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मानसिक रोगी है, वो कुछ बोल रहा है, उसको नहीं बोलना चाहिए, वो बोल रहा है, फिर वो अंत में हथियार फेंकता है और आत्मसमर्पण की बात कहता है। उसके बाद ऐसी कौन सी केस, अगर पुलिस वालों को उससे इतना ही खतरा था, जब वो निहत्था था, जब उसने हथियार डाल दिया था, तो पुलिस गिरफ्तारी कर लेती, मानसिक आरोग्यालय ले जाना था वहां ले जाती, या कोर्ट में प्रोड्यूस करना था कोर्ट में लेके जाते, न्यायालय को जेल भेजना होता पुलिस हिरासत में लेते, न्यायालय तय करते। लेकिन यहाँ पुलिस वालों ने खुद से तय कर लिया और कहा कि आत्मरक्षा में गोली चलाई। जब 2 दिन पहले का वीडियो जिसका जिक्र आपने किया है, 16 तारीख का भी वीडियो है, घर में पुलिसकर्मी की मौजूदगी है, तो काबू में करने का प्रयास पुलिस की तरफ से क्या हुआ? और किसी भी तरीके से किसी भी सभ्य समाज में इनकाउंटर को इस तरीके से स्वीकार नहीं किया जा सकता है शैली, क्योंकि आत्मरक्षा के नाम पर सुनियोजित हत्या की किसी को छूट नहीं मिली है, चाहे वो कोई पुलिसकर्मी हो या कोई और भी हो या आम नागरिक, किसी के पास अधिकार। और पुलिस की जवाबदेही तो बड़ी है, का काम है राज्य में शासन व्यवस्था, कानून की व्यवस्था को बनाए रखना। लोगों का इकबाल पुलिस पर बना रहना चाहिए, इस तरीके से इकबाल कायम होगा क्या? ठीक है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बड़े अच्छे तरीके से पूरे मामले को समझाया और क्या होना चाहिए, या अब जैसे आपने कहा कि उच्च न्यायालय जो है इस पे संज्ञान ले और इस पर आगे की कार्रवाई हो। अपेक्षा है कि लोगों का पुलिस पर और कानून व्यवस्था पर जो है वो भरोसा जो है वो आगे बना रहेगा और इस तरह से सुनियोजित क्राइम पुलिस की तरफ से एटलीस्ट जो है वो जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। अमिताभ जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मसले पर बातचीत करने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।